नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का स्टडी ग्लोस पर। पीआईबी न्यूज एनालिसिस लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और हम लोग फर्स्ट मंथ में 1 to 7 अगस्त को आज कवर करने वाले हैं। ये तो आप लोग को पता ही है कि पीआईबी अपने आप के अंदर एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। यदि हम लोग जब भी मेंस आंसर राइटिंग करते हैं और उसमें इन पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं और रेफरेंस के तौर पर ये दिखा देते हैं कि हमने ये जो रेफरेंस लिया है वो पीआईबी से लिया है, तो हमारे आंसर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। एक एनरिच आंसर जो है वो उसको माना जाता है। इसके साथ में ही स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसके साथ में ही अदर स्टेट जो सर्विसेज हैं उनके अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आप लोग पीआईबी की न्यूज को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग 1 से लेकर 7 अगस्त तक की वीकली एनालिसिस को। एक एडवाइस मेरी आप लोगों के लिए है और वो एडवाइस ये है कि जीवन जो है वो युद्ध के समान है। लाइफ इज अ वॉर। और यदि आप इस युद्ध को लड़ना नहीं चाहते हैं तो एक किनारे पर खड़े होकर ये देखिए कि दूसरे व्यक्ति किस तरीके से उस लाइफ के वॉर को लड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और जिंदगी में उन ऊंचाइयों को छू रहे हैं जिसको वो पाना चाहते हैं। यदि आप लोग एक वॉरियर है, यदि आप लोग एक तैयारी करने वाले सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो आपको अपने जीवन के अंदर युद्ध की जो परिस्थितियां हैं, कंडीशंस हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए। याद रखिए, जो युद्ध के अंदर हारता है वो कभी भी हारा हुआ नहीं माना जाता, वो वॉरियर कहलाता है। तो कभी आप एग्जाम में फेल भी हो तो अपने आप को फेलियर मत मानिए। आप एक वॉरियर हैं जो कि हमेशा युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं और जब तक आप युद्ध लड़ेंगे शिद्दत के साथ में, एक दिन आपका जरूर आएगा और उस दिन जीत आपकी होगी और आप सबसे आगे निकल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये मोटिवेशन पसंद आया है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज हैं मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो मुझे आप लोग यहां पर मैसेज कीजिए। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर का नोटिफिकेशन और पीडीएफ आप लोग को मिल जाता है। सबसे पहला पॉइंट, टॉपिक, सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है कि इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यंग इंडियाज मेंटल हेल्थ। हम लोग जब भी बात करते हैं तो फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की कोई बात ही नहीं करता है। मानसिक स्वास्थ्य इसको कहा जाता है। एक मानसिक स्वास्थ्य जब इंसान का निर्धारित किया जाता है तो उसके कुछ पैमाने होते हैं। जैसे आपका दिमाग जो है, माइंड, वो कंसंट्रेट होना चाहिए, ये है इसका पहला पैमाना। दूसरा है आप किसी भी टॉपिक पर इतना सोचें जितना सोचने की जरूरत है। अगर ज्यादा सोचते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग, और अगर ओवर थिंकिंग करते हैं तो उसको कम करना है, यह है दूसरा पैमाना। और तीसरा पैमाना है कि आपकी जो सोशल लाइफ है उसको इस तरीके से परस्यू किया जाए जिससे कोई भी रिलेशन जो है वो इफेक्ट ना हो, उस पर कोई भी इंपैक्ट ना है, यह है इसका तीसरा पैमाना। यदि अच्छे ढंग से हो रहा है तो आपकी मेंटल हेल्थ काफी अच्छी है, नहीं तो फिर सोचने की जरूरत है। और इसी के अंदर बीच में इंटरप्शन डालता है सोशल मीडिया। किस तरीके से डालता है वो हम लोग इस लेक्चर के अंदर जान लेते हैं। देखेंगे कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, पहली बात। दूसरी बात कि क्या प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती हैं, क्या सजेशंस हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, और गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वो भी हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया। एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है। छोटा से छोटा बच्चा जो है वो आज सोशल मीडिया के टच में आ चुका है। क्या मानते हैं आप लोग कि क्या फेसबुक देखना, ट्विटर पर ट्वीट करना केवल यही सोशल मीडिया है? लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो भी कंटेंट है वो हाई रिस्की कंटेंट होता है। एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसकी मां उसे वादा करती है कि तू जब स्कूल से आएगा मैं तुझे मोबाइल दूंगी। सोचकर देखिए, क्या इसी को हम लोग न्यू जनरेशन कह रहे हैं? पहले की मां जो थी वो वादा करती थी कि जब तू घर स्कूल से आएगा मैं तुझे टॉफी दूंगी, होमवर्क करेगा तब तुझे टॉफी मिलेगी। आजकल जो मदर्स हैं उनके वादे जो है वो बदल चुके हैं। कहते हैं कि थोड़ी देर मोबाइल जो है वो गेम खेलने के लिए दिया जाएगा, वीडियोस जो है वो दिखाई जाएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है, अपने आप में एक सोचने का विषय है। क्योंकि जब भी सोशल मीडिया के संपर्क में हम लोग आते हैं तो बिहेवियर जो पैटर्न है वो चेंज होने लगता है।
आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो बिल्डअप होने लगता है। इसके साथ में ही साइबर बुलिंग जैसी घटनाएं जो हैं वो देखी जाती हैं। तो रिसेंटली काफी चर्चा में रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का इंपैक्ट मेंटल हेल्थ पर काफी देखा जा रहा है। WHO के अकॉर्डिंग एक परिभाषा जो है, डेफिनेशन वो भी दी गई है कि जब व्यक्ति ऐसा फील करता है, क्षमताओं को ऐसा एहसास करता है कि जीवन के जितने भी सामान्य काम हैं उनका, या फिर जो सोशल स्ट्रेस है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, अपने काम के अंदर इंटरप्शन जो है वो ला रहा है। तो WHO ने कुछ इस तरीके से उस मेंटल हेल्थ को यहां पर क्या किया है, डिफाइन किया है। एक टर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी डिस्मॉर्फिया। इस टर्म को आप लोग जरूर याद करना, मेंस के अंदर हो सकता है या फिर प्रीलिम्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पर बॉडी डिस्मॉर्फिया ये टर्म जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। इट इज कॉमन अमॉन्ग यंग पीपल एंड हैज इंक्रीज ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे मामले देखे गए हैं जिसमें इंटरनेट पर्सोना, आपका जो व्यक्तित्व है वो इंटरनेट के कारण काफी ज्यादा चेंज उसके अंदर हो रहा है। तो कई सारी प्रॉब्लम्स जो फेस की जाती हैं उसमें से पहली प्रॉब्लम है कि इंटरनेट पर्सोना, आपका जो बिहेवियर है वो इंटरनेट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल जो है वर्चुअल वर्ड है, ये एक इमेजिनरी एक पूरा वर्ड क्रिएट होता है। आपके दोस्त हैं वर्चुअली हैं, क्योंकि आप मिल नहीं रहे हैं, केवल सोशल मीडिया पर उनसे मुलाकात हो रही है। यहां तक कि फेसबुक पर शादियां भी हो जाती हैं, क्या कहिएगा। चलिए, दूसरा है लेक ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। आप इतना ज्यादा इस कड़ी से जो है वो बंध चुके हैं कि आपके जितने भी सोशल रिलेशंस हैं उनसे मिलना पसंद नहीं करते। आपके रिलेशंस के अंदर जितने भी मामा जी हैं, फूफा जी हैं, आपके बुआ जी हैं, कोई भी शादी समारोह है वहां पे मिलना पसंद आप लोग नहीं कर रहे हैं। ये क्या है? ये दिखा रहा है कि आप सोशल जो नेटवर्किंग साइट है वहां पर इस तरीके से जकड़ चुके हैं कि आपको वही पसंद आता है, और ये इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है ऑन योर मेंटल हेल्थ। तो अत्यधिक सोशल मीडिया के उपयोग अन्य चीजों को करने में समय लेता है जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत रूप से दूसरों के साथ जुड़ना, प्रकृति में समय बिताना और अपना ख्याल रखना। जो समय आप सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं उसको कम यदि करेंगे तो हम लोग दूसरों के साथ अच्छे से जुड़ पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे, नेचर के साथ में टाइम स्पेंड कर पाएंगे और अपना ख्याल जो है वो बहुत अच्छे से रख पाएंगे। अगर मान लीजिए कि इसके एडिक्टिव हो चुके हैं तो कैसे इस चीज का सॉल्यूशन, कैसे इस चीज से दूर हट सकते हैं? पहली बात तो ये है कि आज इंडियन यूथ जो है वो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है सोशल मीडिया से, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे वीडियोस आते हैं जिनको हर यंगस्टर जो है लगभग वो सच मान बैठता है, जबकि कट कॉपी पेस्ट उसमें कई सारा होता है। रिसेंटली आपको एक पता होगा कि नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री, उनका एक वीडियो आया था कि चाहे हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ जो है वो गठबंधन नहीं करेंगे। वो वीडियो 2014 का था, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर वो स्प्रेड होने लगा और 2022 का बताने लग गए। बोलिए, तो यूथ ने उस चीज को सच मान लिया और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर उसको स्प्रेड करना शुरू कर दिया। तो हमें जो है वो मेंटल हेल्थ पर बहुत अच्छे से सोचना चाहिए। जो भी चिंताएं हैं, अवसाद जो होते हैं, डिप्रेशन जो आता है सोशल मीडिया के थ्रू, उस पर जो है वो काफी ज्यादा निगरानी रखनी चाहिए। इसके साथ में ही हमारे देश में जो सिचुएशन बन चुकी है अभी, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इंटरनेट का यूज करने वाला देश जो है वो इंडिया है, इसलिए उनका इवैल्यूएशन जो है वो करना जरूरी है। जो भी डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, और इनमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन से क्लास के अंदर सबसे ज्यादा हो रहा है, इसके अंदर जेंडर भी देखना चाहिए और अदर सोशल फैक्टर जो है वो भी इसके अंदर देखने चाहिए। हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? आप फिजिकली जो वर्क करते हैं, यानी कि शारीरिक व्यायाम जो है, फिजिकल एक्सरसाइज, वो आपको करनी चाहिए। मेडिटेशन जो है वो आपको करनी चाहिए ताकि सोशल मीडिया से आप थोड़ा सा कट सकें और अपने ऊपर थोड़ा टाइम बिता सकें। ये जो शब्द लिखा हुआ है ना मेडिटेशन, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। सर, जीवन के अंदर अगर आपको आगे निकलना है, मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो सब आपसे आगे निकलेंगे, आप केवल टाटा बाय बाय कहने वाले बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को नेचर के थोड़ा करीब आना पड़ेगा। नेचर इतनी सुंदर है, थोड़ा सा उसका लुत्फ उठाइए, सोशल मीडिया से कट ऑफ होइए। थोड़ा आपको टाइम लगेगा लेकिन करना है आपको। संकल्प लेंगे, डिटरमाइन करेंगे तो होगा, जरूर होगा। तो बेसिकली आप लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट करना है, और इसके साथ में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेशन वाले हैं, उनके साथ में थोड़ा सा डायलॉग जो है, डायलॉग मतलब उनके साथ में रिलेशंस
एक जो है बातचीत करने का वो बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तब जाकर ये बात जो है वो बन पाएगी, सोशल मीडिया से हम लोग कट ऑफ हो पाएंगे। इसके साथ में ही जो भी पॉलिसीज है ऑन गवर्नमेंट बेसिस, उन पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और पॉलिटिकली जो भी किया जा रहा है, पॉलिसीज बनाई जा रही है, उनको बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा, ताकि एक वर्चुअल वर्ल्ड से निकलकर हम लोग रियलिटीज का जो है वो सामना कर सके। तो सरकारी नीतियां नवीन तकनीकों और क्राउड सोर्सिंग के साथ मिलकर इस उदासीनता को क्या कर सकती है, कम कर सकती है। तो क्राउड सोर्सिंग बेसिकली क्या होता है? क्राउड सोर्सिंग होता है जिसके अंदर हम लोग इंटरनेट का यूज जो है वो कुछ इस तरीके से करें, टाइम लिमिट के अंदर, और कॉर्पोरेट जो रियलिटीज है उनको हम लोग अपने सोशल लाइफ जो है उसके अंदर अपनाना शुरू कर दें। कॉर्पोरेट लाइफ मतलब अपने जॉब पे, अपने प्रोफेशन पे जो है वो वर्क करना शुरू कर दें। अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिया गया है, आपको पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 21, वो बात करता है हमारे राइट टू हेल्थ की। तो राइट टू हेल्थ जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो किया गया है। सरकार भी इसके ऊपर ध्यान देती है, इसलिए कई सारी पॉलिसी जो है वो सरकार बनाती है ताकि आपको आर्टिकल 21 के तहत जो है राइट टू हेल्थ वो अच्छे से मिल सके। ये आपका फंडामेंटल राइट है। इसके साथ में ही नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो सरकार के द्वारा चलाया जाता है ताकि मेंटल डिसऑर्डर को एड्रेस किया जा सके, उसको पहचाना जा सके, और जल्द से जल्द जो है वो उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। और इसको करता है क्वालिफाइड जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के अंदर लाया गया था, जिसके तहत सरकार के द्वारा कई सारे मेंटल हेल्थ सेंटर्स जो है वो भी बनाए गए थे। इसके साथ में ही किरण हेल्पलाइन 24/7 आवर्स जो है वो हमेशा ऑन रहती है, जो कि लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 2020, इनके द्वारा जो है उसको लॉन्च किया गया था। तो ये 24 आवर्स जो है टोल फ्री हेल्पलाइन है, ताकि मेंटल हेल्थ जो है उसमें कैसे इंप्रूव किया जा सके, कैसे उसको दुरुस्त करें। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। हो सकता है कि मेंस के आंसर राइटिंग में आपको 100 वर्ड्स में ये लिख दिया जाए कि मेंस जो है उसके अंदर क्वेश्चन आए कि सोशल मीडिया जो है इससे लगातार यूथ एक सोशलाइजेशन से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कट रहा है, वो डैच हो रहा है। तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए। चलिए अगला सेक्शन है, रिसेंटली एक बिल लाया गया था, एक अमेंडमेंट बिल था बेसिकली, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। ये MMDR एक्ट जो है इसको अमेंड किया गया था 2021 में, और अमेंड करने के बाद केरला जो है वो इसका अपोज कर रहा है। केरल स्टेट को इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है वो हम लोग को यहां पर देखना है। इसके साथ में ये MMDR एक्ट जो है वो क्या चीज है वो भी हम लोग यहां पर देखेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हाइलाइट्स देखेंगे, एक आर्टिकल की हम लोग बात करेंगे, आर्टिकल 246(3), फिर मोनेजाइट एक मिनरल, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और मोनेजाइट डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले केरल राज्य ने ये जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो है इसका विरोध जो है वो किया। विरोध का कारण क्या है बेसिकली वो हम लोग को यहां पर समझने की जरूरत है। अच्छा, मैं आप लोगों को यहीं पे समझा देता हूं। आप लोगों ने शेड्यूल जो है वो पढ़े होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वहां पर एक शेड्यूल है, शेड्यूल 7। अनुसूची 7 में 3 लिस्ट जो है वो दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची इसको कहा जाता है। अगर कोई कानून केंद्र सरकार बनाती है उसका वो हक है, राइट है, तो वो यूनियन लिस्ट में आएगा। स्टेट लिस्ट में स्टेट के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, और कॉन्करेंट में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, और कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून जो है वो माना जाता है। राइट, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब यहां पर देखिए क्या बात है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये माइंस और मिनरल्स का ये सब्जेक्ट है कि वो कितना माइंस वगैरह करेंगे, कितना मिनरल जो है उनको प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको है, सेंटर को है। और सेंटर के द्वारा ही जब ये एक्ट बनाया गया तो फिर केरल के द्वारा इसका अपोज किया गया कि आप जो है वो हमारे स्टेट्स के लिए इस प्रकार से कानून जो है वो नहीं बना सकते हैं। केरल ने इसको अपोज किया, इसलिए हम लोग को MMDR जो है इसको समझना जरूरी है। आई थिंक आप लोगों को फुल फॉर्म जो है वो तो क्लियर हो चुकी होगी। राज्य के उद्योग मंत्री ने केंद्रीय कोयला और खान मंत्री से मुलाकात की और उनको बताया कि संशोधन राज्य के अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि खनिज राज्यों के दायरे में आता है। मिनरल जो है वो किस में आते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि अधिनियम जो बनाए जाते हैं वो केंद्र के द्वारा बनाए जाते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन। तो केंद्र ने MMDR अधिनियम में संशोधन के मसौदे के लिए जनता से सुझाव जो थे वो आमंत्रित किए थे, और ये जो अमेंडमेंट है
ये 2021 के अंदर किए गए थे। फिर देखिए, केंद्र परमाणु खनिजों की सूची से कुछ खनिजों की नीलामी करेगा। मुख्य आपत्ति राज्य सरकार को भेजे गए परामर्श के लिए नोट में छपे आइटम के खिलाफ है, जो केंद्र को परमाणु खनिज की सूची से कुछ खनिजों की नीलामी करने का अधिकार देता है। इस टर्म को आप लोग थोड़ा सा समझ जाइए। एक वर्ड है, जैसे हम लोग बात करें अडानी ग्रुप की, तो अडानी जो ग्रुप है उसका एनर्जी सेक्टर के अंदर काफी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए उसको कोल चाहिए, और वो कोल कौन देगा? वो देगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए कोल जो परचेज करेगी कंपनी, वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया लिमिटेड का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये जो अडानी ग्रुप है, ये कोल इंडिया से इस कोल को लेने के लिए, कोयला को लेने के लिए पूरी तरीके से यहां पर बाउंड है कि किसी और से कोयला नहीं ले सकती है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अडानी ने यदि कोल इंडिया से कोयला लिया है तो वो किसी दूसरे को इसको एक्सपोर्ट या फिर इसको सेल भी नहीं कर सकती है। इसमें अडानी जो है वो पूरी तरीके से बाउंड है। इसीलिए यहां पर यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इसके अंदर ये जो नियम थे ना, इनके अंदर भी कुछ छूट जो है वो दी गई थी। तो इस चीज को लेकर भी केरल जो था वो क्या हुआ, इसका अपोज करने लग गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल 246 की। तो बेसिकली आर्टिकल 246 जो है वो राज्य सरकारें संबंधित राज्य के क्षेत्र में स्थित खानों और खनिजों के मालिक है। ये बताता है कि जितने भी माइंस एंड मिनरल्स हैं स्टेट के अंदर, उसके मालिक जो है वो कौन है? वो है स्टेट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनके ऑनर्स माने जाते हैं, इसलिए उनके ऊपर कानून जो है वो भी किसके द्वारा बनाया जाना चाहिए? स्टेट के द्वारा। लेकिन बनाया किसके द्वारा जाता है? सेंटर के द्वारा। इसके साथ में ही इस अनुच्छेद के तहत ये संवैधानिक अधिकार जो है वो दिया गया है किसको? स्टेट को, कि वो कितना माइंस और मिनरल्स के अंदर प्रोडक्शन करना है, ये पूरी की पूरी जो है वो जिम्मेदारी दी गई है स्टेट को। लेकिन अब यहां पर यदि कानून बना सकती है कौन? विधानसभाएं, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और वो कानून बन के आता है केंद्र से, तो वहां पर नाराजगी जो है वो केरल के अंदर दिखाई गई है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, काफी ज्यादा है बर्निंग टॉपिक रहा है। हम लोग अभी बात कर रहे थे 7th शेड्यूल के बारे में, उसमें स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के बारे में लिखा भी गया है। तो जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है उस पर कानून कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी। तो आर्टिकल 246 जो है वो ये कहता है। तो केरल, ये जो केरल कोस्ट है, यहां पर माइनिंग जो है जितनी भी हो रही हैं उस पर केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है, MMDR, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, ये जो है वो क्या करता है? केरल के अंदर इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। तो बेसिकली पूरे इंडिया के अंदर कहां कहां पर ये मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं, तो उसका एक पूरा मैप जो है वो आप लोग को यहां पर दिख रहा है। और अरेबियन सी जो है इसके पूरे नजदीक, यानी कि पश्चिमी घाट पर तो ये पाया ही पाया जाता है। मोनाजाइट की हम लोग बात करें तो यह समुद्र तट के रेत खनिजों में से एक है। जो भी समुद्र तट के नजदीक जितने भी सैंड मिनरल्स पाए जाते हैं उनके अंदर से मोनाजाइट जो है वो एक होता है, जिससे लैंथेनम, इसके साथ में सैरियम, फिर प्रेजोडाइमियम, ठीक है, ये मिनरल्स हैं। और इसके साथ में ही नियोडीमियम जो है वो इसमें पाए जाते हैं। थोरियम जो है वो भी इसके अंदर शामिल होता है। आपको पता है कि थोरियम जो है वो एक एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूसर है। बेसिकली जब भी यूरेनियम को हम लोग काम में ले लेते हैं, उसके बाद जो बचता है वो थोरियम होता है। और थोरियम जो है वो डायरेक्टली कहां पर पाया जाता है? ये पाया जाता है केरल के अंदर। तो 2006 में एटॉमिक एनर्जी अधिनियम जो आया था, एक्ट आया था 1962, इसके तहत ये जो पूरा एक्ट था ये भी संशोधित किया गया था और थोरियम को इसके अंदर शामिल किया गया था। किसके अंदर? सैंड मिनरल्स के अंदर। तो मोनाजाइट की हम लोग बात कर रहे थे कि दुर्लभ जो है फास्फेट एक मिनरल है ये, और आमतौर पर ग्रेनाइट, पैगमेटाइट, सिस्ट की जो चट्टानें होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। मेटामॉर्फिक जो चट्टानें होती हैं उनके अंदर भी पाया जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, यानी कि मिनरल रॉक है ये, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अब ये जो होता है वो बेसिकली कैसा होता है? ये होता है ट्रांसल्यूसेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्ट मिनरल ऑफ वेदरिंग। तो बेसिकली वेदरिंग होता है कि ड्यू टू विंड हो सकता है वेदरिंग, ड्यू टू वाटर हो सकता है वेदरिंग,
ग्लेशियर्स के थ्रू भी जो है वो वेदरिंग होती है। तो ये जो खनिज है ये इसको क्या करता है, कम करता है। और एक रेडियो एक्टिव एटॉमिक मिनरल जो है यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ थोरियम। तो थोरियम का जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो इसके अंदर रेडियोएक्टिव मटेरियल जो है वो भी इसके अंदर यूज आता है। और इसी के अंदर अमेंडमेंट करते हुए थोरियम को जो है वो सैंड मिनरल के अंदर भी काउंट किया गया था। आई थिंक आप लोग को ये पता लग गया होगा कि केरल बेसिकली इस एक्ट का अपोज क्यों कर रहा है, क्योंकि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है माइंस एंड मिनरल्स और कानून बनाया जा रहा है किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। अब थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट करके इसमें रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखना। कुछ टर्म जो है इसके अंदर, जैसे कि ये सैंड मिनरल्स है वो कहां पाए जाते हैं, लोकेशन आप लोगों से प्रीलिम्स या मेंस के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा तैयार इसके लिए रहिएगा, हो सकता है कि डायरेक्टली इस एक्ट के बारे में भी आप लोगों से वो पूछ ले। आगे देखिए, गवर्नमेंट्स ऑन गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स, गिग इकोनॉमी, ये वर्ड जो है वो आप लोगों ने सुने होंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों को एक टर्म जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूं और वो है गिग इकोनॉमी। गिग शब्द क्या होता है? गिग शब्द होता है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कोई काम करते हैं। सोचकर देखिए कि आप घर में बैठे हैं, आपको जो है बाजार से सामान मंगाना है, कि आपने कहा कि मुझे जो है वो एक एसी चाहिए और एसी लाने वाला घर में कोई नहीं है। आपने एक व्यक्ति को फोन किया और ये कहा कि मुझे आप जो है वो एक वोल्टास का एसी लाकर दीजिए, मैं जो है वो आपको इसके बदले 1000 रुपीज जो है वो पे करूंगा, मतलब कमीशन के तौर पर कि आपने ये सर्विस मुझे दी है। लेकिन केवल एक निश्चित समय के लिए ही आपने उस वर्कर को हायर किया है उस काम के लिए। तो वो जो वर्कर है वो कैसा वर्कर है? वो गिग वर्कर है। और इनसे जो इकोनॉमी सर्कुलेट होती है वो कैसी होती है? गिग वर्कर की इकोनॉमी जो है, गिग इकोनॉमी वो सर्कुलेट होती है। एक एग्जांपल और मैं देता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर अमेजॉन है और यहां पर जो है वो आप खड़े हैं। कोई भी प्रोडक्ट है वो अमेजन से आपके पास में पहुंचना है, लेकिन अमेजन खुद देने के लिए तो आएगा नहीं। इसीलिए बीच में चेन के तौर पर एक वर्कर जो है उसने हायर कर रखा है। ये वर्कर ब्रिज का काम करेगा अमेजन कंपनी और आपके बीच में, और वो जो प्रोडक्ट है वो आप तक पहुंचेगा। अब ये जो वर्कर है, इस वर्कर के और इस अमेजन कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो रखा है कि मुझे जो है ये सर्विस चाहिए। तो इस वर्कर ने हां किया कि ठीक है ये सर्विस मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो बेसिकली अब ये वर्कर जो बन चुका है ये एक तरीके से गिग वर्कर बन चुका है। तो डोमिनोज के अंदर, सप्लाई चेन्स के अंदर, इसके साथ में ही जो जोमेटो होते हैं, अमेजन के जो डिलीवरी बॉय होते हैं, तो ये सब ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, प्राइवेट जो होते हैं, वो सब गिग इकोनॉमी का हिस्सा हैं और ये कहलाते हैं गिग वर्कर्स। तो आप लोगों को ये गिग वर्कर्स, गिग इकोनॉमी जो है वो क्लियर हो चुकी होगी, तब जाकर आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट, स्टेटस, बेनिफिट्स, इश्यूज, व्हाट शुड बी डन और कंक्लूजन जो है वो समझ में आने वाला है। चलिए, लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थोड़ी सी तकल्लुफ जो है वो आपको उठाना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना पड़ेगा कि आप लोगों को जो चीज मैं बता रहा हूं समझ में आ रही कि नहीं आ रही। लेकिन यहां पर अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्ट है अग्निपथ योजना के अंदर जो भी वर्कर्स, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी आर्मी मैन्स हम लोग शामिल करने जा रहे हैं, बेसिकली क्या वो भी गिग इकोनॉमी के अंदर काउंट होंगे? क्या वो टेम्परेरी वर्कर्स हैं? यहां पर मुद्दा यही उठा, क्योंकि वो तो 4 साल के लिए भर्ती हो रहे हैं ना, अग्निवीर जो हैं वो 4 साल के लिए भर्ती हो रहे हैं। क्या उनको भी गिग इकोनॉमी के अंदर काउंट किया जाएगा? यही क्वेश्चन जो है वो रिसेंटली राइज हुआ, क्योंकि वो तो टेम्परेरी है, 4 साल का है। अभी तक इसका जवाब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया है कि क्या आप भी उसे गिग इकोनॉमी में काउंट करेंगे, क्योंकि वो तो परमानेंट तो है नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, डेली वेजेस तो वेजेस भी नहीं है। लेकिन ये 3 कैटेगरी जो है वो गिग इकोनॉमी के अंदर काउंट होती हैं। तो क्या हम लोग उसको परमानेंट मान ले? नहीं मान सकते, 4 साल बाद रिटायरमेंट है। क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मान ले? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी नहीं, 4 साल तो लगातार है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बीच में खत्म नहीं हो सकता है आर्मी वाला, और बाकी तो हो सकते हैं, डेली वेजेस पर भी वो नहीं है। तो बेसिकली मुद्दा जो है वो यही उठा। तो काफी लंबे समय से ये चीजें सामने निकल कर आ रही हैं कि गिग वर्कर जो है बेसिकली उनके राइट्स क्या क्या है, क्या उनके पास में ये परमानेंट जॉब है या फिर ठीक है चलिए कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, ये इस तरीके से है। देखिए, अतिरिक्त विशिष्ट कार्यों से लेकर सबसे नियमित कार्यों तक आउटसोर्सिंग सरकार में काम करने के लिए बहुत प्रमुख तरीका जो है वो बन चुका है।
क्योंकि आप हर व्यक्ति को जो है वो परमानेंट जॉब नहीं दे सकते हैं। कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो कि पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। तो आउटसोर्सिंग जो है वो बेसिकली एक सरकार का एक जरिया तरीका जो है वो बन चुका है। जैसे सफाई कर्मचारी होते हैं, इसके साथ में जो भी ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, कनिष्ठ अभियंता हैं, जूनियर इंजीनियर्स या उच्च वेतन वाले सलाहकार जो हैं, वो बेसिकली कई बार कहें कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी रखे जाते हैं। अब क्या स्टेटस है? स्टेटस में हम लोग बात करें तो पूरी इकोनॉमी के अंदर सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स का है, जो कि छोटे ठेकेदार होते हैं। गिग इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा ही उनका है। उसके बाद में दूसरा हिस्सा आता है मूल लाइटर्स का। तीसरा हिस्सा है डाइवर्सिफाइड वर्कर्स का, जो कि अलग अलग काम करते हैं। टेम्परेरी वर्कर्स, फिर फ्रीलांसर्स होते हैं। बहुत सारे बिजनेस जो काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं वहां पर भी फ्रीलांसर्स होते हैं। फ्रीलांसर्स मतलब कोई फिक्स जॉब उनकी होते नहीं है, कोई वर्क उनको मिलता है, उस प्रोजेक्ट को खत्म किया और उनको पेमेंट मिल गया, दैट्स ए फ्रीलांसर। तो सर्वे के अकॉर्डिंग यदि हम लोग माने तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में जो संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे काम करने वाले हैं वो 2020 में 4,98,807 जो है वो है, और मार्च 2016 के अंदर थे 2,67,929। तो ये देखिए जस्ट डबल होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो जॉब की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जॉब्स को लेकर है, जॉब क्राइसिस है। और जॉब क्राइसिस कैसे क्रिएट हुई? पॉपुलेशन के कारण। पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि रिसोर्सेज कम हो गए हैं, अब जॉब कहां से आए? इसीलिए गिग इकोनॉमी जो है वो कंसेप्ट सामने निकल कर आता है गिग वर्कर्स का, और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये जो है वो काम दिया जाता है। अब कॉन्ट्रेक्चुअल जो वर्कर्स की टीम होती है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं। तो बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, सबसे पहला बेनिफिट है कि सरकार को स्थायी यानी कि एक परमानेंट जो है वो सैलरी उनको नहीं देनी पड़ती। तो जो परमानेंट सैलरी हर साल जो है वो जाना ही जाना है 50,000 रुपए सरकार के अकाउंट से एक वर्कर के लिए, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर काम अच्छा करेगा तो वो कंटिन्यू रहेगा। और दूसरी बात है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस कॉन्ट्रैक्टर की होती है कि जो भी ये काम करेगा इसकी जिम्मेदारी तेरी है भाई, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, हमको केवल काम चाहिए। सरकार इस चीज के लिए आ जाता है। और इसके अंदर उनको रेगुलर करने के लिए कोई भी जो है पॉसिबिलिटीज नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटीज टू कंटिन्यू दीज वर्कर्स। इसीलिए सरकार के लिए एक बेनिफिट का पॉइंट जो है यहां पे बन जाता है। लेकिन इश्यू क्या क्रिएट हो चुका है? कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उनको पेमेंट नहीं करता है टाइम टू टाइम। उनके लिए पीएफ है, उनके लिए हेल्थ के लिए जितने भी डॉक्टर्स हैं या फिर हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड नहीं होती हैं। इनके अंदर हेराफेरी की जाती है। काम का जो है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे हो सकता है कि जिसकी उम्र कम है उसको काम ज्यादा दे दिया, 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करवा रहे हैं, महिलाओं से कम करा रहे हैं, आदमी ज्यादा करा रहे हैं, जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन है ना। आर्टिकल 39 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बताइए कमेंट सेक्शन में आर्टिकल 39 के लिए। इसलिए इश्यूज जो है वो बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं। साथ में ही लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जो है वो भी इसके ऊपर पड़ता है। तो सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता जिसे प्रदान करने की मांग की जाती है, जिसमें स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य आदि शामिल हैं, तो ये जो है एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जो है वो पड़ता है इसके ऊपर। अब क्या करना चाहिए? बेसिकली सरकार के पास में रिसोर्सेज जो है वो एक लिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम डेवलपमेंट यदि करना है तो हम लोगों को ये काम जो है यानी कि गिग इकोनॉमी को बहुत अच्छे से मेंटेन करना होगा। और इसी के लिए राज्य के उन विंग्स जो लोगों को विभिन्न सेवाओं को पूरा करते हैं, साथ ही साथ भारत की बढ़ती कामकाजी उम्र की आबादी के लिए रोजगार का एक व्यवहार अवसर पैदा करने की आवश्यकता है। मतलब मैक्सिमम जो है वो रोजगार यहां पर प्रोड्यूस करने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि जितने भी गिग इकोनॉमी के अंदर गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ इश्यूज उनको रिजॉल्व करने के लिए कुछ एक्ट, कुछ पॉलिसी जो है वो बनाई जाए ताकि वो अच्छे से काम करें। तो अब जो है वो सरकार के द्वारा ये किया जाना चाहिए। ठीक है। फिर स्थानीय जितने भी निकाय के लोकल बॉडीज हैं, पैरा स्टेटल्स हैं, विशेष यानी कि स्पेशल पर्पज व्हीकल्स जो हैं, अदर पब्लिक यूटिलिटीज स्टैंड टू गेन कंसिडरेबली इफ द मॉडलिटीज ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट आर डिलाइंटली वर्क आउट, डिलीजेंटली वर्क आउट, सॉरी। ठीक है। इस तरीके से जितने भी लोकल बॉडीज काम कर रही हैं, लोकल वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो काम कर रहा है, उसको बहुत दुरुस्त जो है वो करना पड़ेगा ताकि इफेक्टिव वर्क जो है वो सामने निकल कर आए। ठीक है। चलिए, इसके साथ में ही अब क्या कंक्लूजन है इसका? देखिए, कंक्लूजन तो बेसिकली ये है कि किसी भी इंसान को घर चलाने के लिए रोजगार चाहिए।
और गिग इकोनॉमी से गिग वर्कर जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, या गिग वर्कर्स से गिग इकोनॉमी क्रिएट हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है, उनको अपना जो रोजगार जो है घर अच्छे से चल रहा है। लेकिन सरकार को बस ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका ये ध्यान रखे कि वो रेगुलराइज करें उस काम को, उनको सैलरी जो है वो परफेक्टली दी जाए मंथ टू मंथ। इसके साथ में ही जो वर्क उनको दिया जा रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वर्किंग जो आवर्स हैं वो बिल्कुल फिक्स हो। तो भले ही एक स्थायी सरकारी नौकरी अत्यधिक प्रतिष्ठित हो, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि ये गिग वर्कर जो है वो भी अपने आप के अंदर क्या होते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कंक्लूजन ये है। तो शोषण जो इनका होता है, एक्सप्लॉयटेशन जो होता है बेसिकली, उसके खिलाफ जो है वो सरकार को कोई ना कोई कदम जो है वो निश्चित एक अवधि के अंदर उठाया जाना चाहिए। तो अनुबंध रोजगार का एक प्रमुख स्रोत जो है वो ये हो सकता है। आई थिंक आप लोग को ये टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। इसके साथ में ही संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 वो बात करता है सोशल जस्टिस की। इसके साथ में आर्टिकल 39 जो है वो भी सोशल जस्टिस की बात करता है। तो ऐसे प्रावधानों को मिलाकर जो है एक पॉलिसी वो बनाई जानी चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव, वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग टीबी भी कहते हैं, इसको एलिमिनेट करना है तो सरकार के द्वारा पब्लिक प्राइवेट एफर्ट जो है वो लगाए जाएंगे। तो की लेसन फ्रॉम पब्लिक प्राइवेट एफर्ट विल हेल्प अस एलिमिनेट टीबी। ठीक है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये मैंने इसका जो है बैक्टीरिया बता दिया है, याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कॉन्टेक्स्ट है वो हम लोग देखेंगे। तो सम प्राइवेट सेक्टर एंगेज प्रोग्राम फॉर टीबी, और इसके क्या रिजल्ट्स है। वेरी गुड, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, देखते हैं। तो जो पब्लिक प्राइवेट यानी कि जनता भी काम करे, सरकार भी काम करे, मिलके काम करे। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, किसी घर के अंदर एक फादर हैं, वो फादर जो हैं वो अपने बच्चे को रोजाना 5 रुपए की पॉकेट मनी देते हैं। ठीक है, 5 रुपए की पॉकेट मनी देते हैं। अब 5 रुपए की रोजाना पॉकेट मनी मिलेगी और 30 दिन के अंदर ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 150 रुपए। ठीक है, अब फादर ये चाहते हैं कि ये जो बच्चा है ये एक स्पोर्ट जो है उसको परस्यू करे, कोई भी गेम जो है वो खेले। लेकिन ये बच्चा कुछ दिन गेम खेलने जाता है, 10 दिन गेम खेलने जाता है, छोड़ देता है, 15 दिन गेम खेलने जाता है, छोड़ देता है। ये परवाह ही नहीं कर रहा है कि इस मेरे फादर जो है उनका पैसा यहां पे लग रहा है, क्योंकि पैसा उसके जेब में से नहीं लग रहा। एक दिन फादर ने ये डिसीजन लिया कि ये जो आपको पॉकेट मनी दी जाती है इसमें से ही आप जो है आपकी जो मंथली फीस है 200 रुपीज मंथली जो फीस है इसको आप पे करेंगे। बच्चा सोचता है कि यार मुझे 150 रुपए महीने के मिलते हैं पॉकेट मनी, और 200 रुपए कैसे पे करूंगा। फादर ने कहा कि जो भी पैसे कम पड़े वो मेरे पास में ले लेना। अब बच्चे की जेब से पैसा खर्च हो गया, 150 रुपए जैसे ही मंथली फीस गई, और अब जो है वो व्यक्ति बहुत अच्छे से काम करने लग गया। मतलब वो बच्चा जो है वो रेगुलर स्पोर्ट्स एकेडमी में जाना शुरू कर दिया, उसने स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिया। आई थिंक ये कंक्लूजन आपको समझ में आ चुका होगा यहीं से पूरा का पूरा। जनता का पैसा यदि किसी प्रोजेक्ट में लगा है, किसी भी चीज में लगा है, तो जनता बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेगी। आपके घर के सामने जो रोड बनी हुई है, यदि उसके अंदर पैसा आपका लगा हुआ है तो आप जो है उस रोड को खराब नहीं होने देंगे। यदि कोई उसको तोड़ता है, फोड़ता है, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन जरूर करेंगे। इसीलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है ये कंसेप्ट सामने निकलकर आता है। और जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, जैसे हम लोग टीबी को एलिमिनेट करना है, तो वहां पर भी अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है। और जब इसका लाभ जो है जनता तक पहुंचेगा तो जनता खुद ही बोलेगी यस, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो बड़ी अच्छी है। ठीक है, तो सार्वजनिक निजी प्रयासों से प्रमुख सबक हमें टीबी को खत्म करने में मदद करेंगे। तो केस स्टडीज जो है बेसिकली इस पे की जा रही है। निजी क्षेत्र में भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए विघटनकारी नवाचार जो है, इसको हम लोग कहते हैं कि इनिशिएटिव जो है वो लिए जा रहे हैं। तो बेसिकली राइजिंग चाइना एंड नीड फॉर न्यूक्लियर डिटरेंस। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा यहाँ पे डिफरेंशिएट जो है वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो टीबी के जितने भी लक्षण हैं, नेशनल प्रिवलेंस सर्वे के अनुसार टीबी के लक्षणों वाले लगभग आधे रोगी निजी क्षेत्र में देखभाल की जो है वो तलाश करते हैं। ठीक है,
और कुछ प्राइवेट सेक्टर जो हैं वो भी इस प्रोग्राम के साथ में अटैच हो रहे हैं। तो द प्राइवेट प्रोवाइडर इंटरफेस एजेंसी पीपीआईए जो है वो इसके साथ में क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है। जैसे मुंबई की बात करें महाराष्ट्र के अंदर, पटना में बात करें, ठीक है, इसके साथ में महसाना गुजरात के अंदर बात करें तो वहां पर ये जो एजेंसी है वो वर्क कर रही है। इसने टीबी के देखभाल के मानक सुनिश्चित करने के लिए निजी जितने भी डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, केमिस्ट हैं, लेबोरेटरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके नेटवर्क के साथ में इन्होंने क्या किया है, काम किया है। तो मुंबई और पटना में पीपीआईए कार्यक्रम के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप 2014 और 18 के बीच निजी क्षेत्र से टीबी के मामलों की अधिसूचनाओं में 351% और 532% की जो है वो वृद्धि हुई थी। तो बेसिकली इस पीपी प्रोग्राम के तहत यानी कि पब्लिक प्राइवेट इस कार्यक्रम के तहत जो है वो इतना ज्यादा टीबी के मामलों को खत्म करने में जो है वो सफलता अर्जित की गई थी। तो इसकी जो एक्चुअल रिपोर्ट है उसी के आधार पर जो है ये डिसीजन लिया गया है कि इसके अंदर क्या किया जाए, पब्लिक को शामिल किया जाए। इसके साथ में ही चिरंजीवी योजना है गुजरात की, सरकार संस्थागत प्रसव बढ़ाने के लिए निजी प्रदाताओं के साथ में भी जो है काम कर रही है। मतलब यहां पर भी जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक एग्जाम्पल जो है वो सेट किया है गुजरात ने। इसके साथ में हौसला एक कार्यक्रम है यूपी का, जिसमें हौसला साझेदारी इनिशिएटिव ये यूपी का है, जिसमें परिवार नियोजन के लिए निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को शामिल कर रही है। यह योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी मॉडल के तहत प्रतिपूर्ति के आधार पर जो है वो काम करती है, रीइंबर्समेंट बेसिस पर है ना। आई थिंक समझ गए होंगे, इजी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसमें भी स्वास्थ्य कवरेज जो है वो दिया जाता है। आयुष्मान भारत योजना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कब लॉन्च की गई थी आयुष्मान भारत योजना और कहां से की गई थी, है ना। बेसिकली 2018 के अंदर की गई थी, किस डेट को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और कहां से इसको किया गया था। ये जो योजना है ये स्वास्थ्य सेवा में सेवाओं को प्रदान करने के लिए और टीबी को खत्म करने में जो है मदद कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र का यानी कि जो इकोसिस्टम है का डिजिटलाइजेशन करने के लिए और पीपीपी को बढ़ावा देने के लिए एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो बिल्डअप करना है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर, उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो काम किया है टीबी को एलिमिनेट करने में। और भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है। तो बेसिकली ये सफल माना जाता है कि अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाएगी तो किसी भी काम को हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं। इंडिया टू होस्ट यूएनएससी मीट ऑन काउंटर टेररिज्म। बहुत सारे लोग जो है वो कुर्सी लगाकर बैठे हैं। अब यहाँ पे जो है कोई डोमिनोज का ये सेंटर तो लग नहीं रहा है। बेसिकली ये बिल्कुल मैनेज तरीके से इसलिए बैठे हैं क्योंकि बात की जा रही है टेररिज्म के ऊपर। बीच में कैमरा जो है वो मूव करता है इसके अंदर, एक्चुअल अगर आप लोगों ने देखा होता तो। यूएनएससी के अंदर मीटिंग हुई है काउंटर टेररिज्म को लेकर और इंडिया इसको होस्ट करने जा रहा है। और बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसके अंदर जो भाग लेने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। तो दिल्ली और मुंबई के अंदर जो है वो बेसिकली अक्टूबर के अंदर ये मीटिंग होने जा रही है। चाइना, रूस और यूएसए, देख लीजिए, चाइना, रशिया, यूएसए इसके अंदर भाग लेने वाले हैं और इसके अलावा 15 देश जो हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो मतलब ये मान के चलिए ये एक टेबल पर जो है वो बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष यहां पर बैठने वाले हैं। और देखते हैं भारत के अंदर जब ये अक्टूबर के अंदर मीटिंग होगी तो इस पर क्या डिसीजन लिए जाते हैं। तो अगले महीने जो है, अगले 1-2 महीने में ये मीटिंग होने जा रही है अक्टूबर से। मुझे याद आया, आप लोग को पता होगा कि 11 अक्टूबर से मैच जो थे फीफा वर्ल्ड कप के वो हो रहे थे, अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप, उसकी मेजबानी भारत से छीन ली गई है ना। बहुत इंटरेस्टिंग वो चीज है, मैंने पूरा पढ़ा उसको और बहुत अच्छे से उसको समझा भी, बहुत बढ़िया है वो, है ना। ऐसा ही होना चाहिए था। प्रफुल्ल पटेल जो है 2020 से उस पद पर अपॉइंट थे और फिर फीफा ने कहा कि आप जो है वो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक पॉलिसी जो है वो नहीं लेके आ रहे हैं एआईएफएफ के लिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर सीओए का गठन कर दिया कि ये भाई ये देखेगा। और इस पर फिर फीफा ने कहा कि भाई ये कौन होता है बीच में देखने वाला, और आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो आपके जुडिशरी का वर्क करेगा, ये फुटबॉल कहां से बीच में हैंडल करने लग गया। तो फीफा ने फिर नोटिस थमा दिया 16 अगस्त को, ये लीजिए कि आप जो है वो आराम से घर बैठिए, हम करवा लेंगे इसको, है ना। चलिए, तो आप उसको भी जरूर कवर कीजिएगा, आ सकता है एग्जाम में। तो बेसिकली आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक जिसकी अध्यक्षता भारत यूएनएससी के सदस्य के रूप में 2022 के लिए कर रहा है, विशेष रूप से आतंकवाद के वित्त पोषण, साइबर खतरे, ड्रोन के उपयोग, इसको जो है इस पर केंद्रित ये मीटिंग रहेगी। तो इसके अंदर बेसिकली
नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो 10 हैं, जिनका 2 साल के लिए टर्म होता है। इसमें अफ्रीका, एशिया यानी कि अफ्रीका की 3 कंट्रीज हैं, एशियन 2 कंट्रीज है, लैटिन अमेरिका की 2 हैं, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स की 2 सीट्स हैं, ईस्टर्न यूरोप की 1 सीट है, और 5 जो है उसमें परमानेंट मेंबर हैं जिनको वीटो पावर्स होती है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान में रखने हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सीमा पार से खतरे जो है वो बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं, तो भारत से बैठक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सीमा पार खतरों को उजागर करने की उम्मीद है, जो भारत के यूएनएससी के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने में 2 महीने पहले जो है वो आएगी। यानी कि भारत को जो है, आपको पता है कि दिसंबर के अंदर भारत को इसकी अध्यक्षता मिलने जा रही है। 1 महीने के लिए भारत जो है उस कुर्सी पर आकर हेड ऑफ बन जाएगा। ठीक है, तो की हाइलाइट्स और भी हम लोग देखते हैं, जैसे विक्टिम ऑफ टेररिज्म, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। इसके अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक सम्मेलन जो है पहली बार 1996 में प्रस्तावित को अपनाने के लिए जोर दे रहा है, जिसमें बैठक के दौरान उठाई जाने वाली संभावनाएं हैं। अगर हम लोग बात करें विक्टिम ऑफ टेररिज्म, यह आयोजन आतंकवाद के शिकार के रूप में भारत की भूमिका के साथ साथ वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सबसे आगे एक देश को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करें कि इंडिया जो है वो यूएनएससी की प्रेसिडेंसी को हेल्ड करेगा, तो फिर क्या कहना है भारत का। तो भारत में सीटीसी की बैठक यानी कि काउंटर टेररिज्म कमेटी की बैठक दिसंबर में प्रधानमंत्री द्वारा न्यूयॉर्क की संभावित यात्रा का मार्ग प्रोसेस जो है वो कर सकती है, जहां पूरे महीने यूएनएससी का भारत जो है वो अध्यक्ष रहने वाला है। इट्स ए इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप लोग जरूर ध्यान रखना, आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है यहां से। तो दिसंबर के अंदर यूएनएससी जो है उसकी अध्यक्षता भारत करने जा रहा है, और भारत जो है वो सीटीसी का अभी हेड इसको करेगा, इस बैठक की अध्यक्षता जो है करेगा। वैसे नॉन परमानेंट मेंबर आपको पता है कि 2 साल के लिए भारत को अपॉइंट किया जा चुका है, दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2022 तक भारत रहेगा। ठीक है, और बेसिकली 3 इसके अंदर जो कमिटीज है उसका हेड भी भारत है। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्रों पर इसका जो है ध्यान किया जाएगा, तो इस बैठक के अंदर 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान जो है वो दिया जाएगा। जैसे सबसे पहले कि जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, इसके साथ में ही ग्रोइंग यूज बाय मेंबर स्टेट्स इंक्लूडिंग फॉर सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म पर्पस। तो काउंटर टेररिज्म पर्पस के लिए सिक्योरिटी जो है इसको कैसे इंप्रूव किया जाए। ठीक है, तो इतनी बातें जो है वो आपको यूएनएससी के बारे में याद रखनी है, और भारत जो है वो किस तरीके से इसकी अध्यक्षता करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मंकी पॉक्स की तरफ। मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज किया गया केरल के अंदर, और पहली मौत भी केरल के अंदर हुई। लेकिन बेसिकली क्या मंकी पॉक्स के लिए कोई वैक्सीन बनी है, और जो ये टास्क फोर्स गठित की गई है ये किस तरीके से वर्क करेगी वो हम लोग देखने वाले हैं। और एक बहुत ही एक वैक्सीन जो है उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस लिए वो वैक्सीन बनी थी और किस काम के लिए वो वैक्सीन लाई जा रही है। कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे इसका। तो भारत से बाहर मंकी पॉक्स वायरस के कम से कम 8 मामलों की रिपोर्ट के साथ केंद्र सरकार के द्वारा एक टास्क फोर्स जो है वो गठित की गई कि भारत के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बिल्डअप किया जाए। और आप लोगों को पता होगा कि केरल के अंदर पहली मौत जो है वो मंकी पॉक्स से भारत के अंदर हो भी चुकी है। बेसिकली वो जो व्यक्ति था जिसकी केरल के अंदर मौत हुई थी, उसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, हॉस्पिटल्स वालों ने उसके लिए मना कर दिया था, बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको तो केवल फीवर है। लेकिन उसकी मौत से 1 दिन पहले ही उसकी फैमिली के मेंबर जो थे उन्होंने फिर शिकायत की कि इसको मंकी पॉक्स है, जांच करो। उसके बाद में हॉस्पिटल अब क्या करता, अगले दिन तो उसकी मौत ही हो गई थी, लेकिन हॉस्पिटल वाले जो है उसके लिए मना कर रहे थे क्योंकि उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं इस चीज को टेस्ट करने के लिए। तो डब्ल्यूएचओ ने इस मंकी पॉक्स के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल जो है इमरजेंसी को घोषित किया था। मंकी पॉक्स को बेसिकली पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस कर चुका है। और ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब अनाउंस की जाती है, जब ऐसी कोई बीमारी जो कि बहुत सारे देशों के अंदर फैलना शुरू हो जाती है और उनसे मौतें जो है वो बढ़ जाती हैं, तेजी से फैलती है, उसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है बाय डब्ल्यूएचओ। और इसके लिए अब तुरंत जो है वो एक वैक्सीनेशन की जरूरत है। लेकिन जाइनोस, ये जो आप लोग देख रहे हैं जाइनोस, ये बेसिकली एक वैक्सीन ही है। एक डेनिश बायोटेक कंपनी बेवेरियन नॉर्डिक ने एक स्मॉल पॉक्स जो है इसके लिए एक वैक्सीन को बनाया था जिसको जेनोक्स कहा जा रहा है, और इसी का इस्तेमाल मंकी पॉक्स के लिए भी किया जा रहा है। और इसको अप्रूव किसने किया था, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएसएफडीए के द्वारा इसको अप्रूव भी किया गया था। तो जो जेनोस वैक्सीन है
डेनिस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया, यूएस ने इसको अप्रूव किया। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी और उसको मंकी पॉक्स के अंदर यूज किया जा रहा है क्योंकि ज्यादा इफेक्टिव जो है वो लग रही है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि वैक्सीन को बनाने के लिए टास्क फोर्स जो है वो गठित की गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि हमारे पास में एक स्पेसिफिक नॉलेज जो है वो इसके बारे में नहीं है। जैसे सार्स कोव 2 के मामले में वायरस के जीनोम का तेजी से जो है एनालिसिस किया गया, उसकी व्याख्या भी की गई और वैज्ञानिकों ने फेफड़ों यानी कि लंग्स की कोशिकाओं को संक्रमित करने में स्पाइक प्रोटीन द्वारा निभाई जाने वाली केंद्रीय भूमिका का पता जो है उसमें लगाया था। लेकिन फिर भी एक स्पेसिफिक नॉलेज की जो है वो कमी थी। इसने बाद के टीकों के आधार के रूप में कार्य किया, हालांकि उन्होंने विभिन्न प्रकार के तरीकों का क्या किया था, नियोजित किया था। ठीक है, तो मंकी पॉक्स के लिए अभी तक एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं है, स्पेसिफिक नॉलेज जो है वो मौजूद नहीं है। इसीलिए जो वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स की उसको यूज किया जा रहा है। तो पुराने टीके आधुनिक मानकों द्वारा स्वीकार्य जो है वो नहीं है। ओल्ड वैक्सीन जो होती हैं वो बेसिकली उस समय के इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, जो कि आज के मॉडर्न स्टैंडर्ड्स पे खरी नहीं उतरती है, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो एक किल्ड वायरस सबसे आसान तरीका है क्योंकि कदम ज्ञात है, अब तक नहीं है, जानते हैं कि मंकी पॉक्स के लिए कितना प्रभावी होगा। मतलब यहां पे हम लोग देख सकते हैं किल्ड वायरस मतलब जो डीएक्टिवेटेड वायरस होते हैं किसी भी बीमारी के, जैसे अभी कोविड फैला तो कोविड के जो डीएक्टिवेटेड स्पाइक प्रोटीन थे उनको इस्तेमाल करके वैक्सीन बनाई गई, तो कुछ ऐसा ही मंकी पॉक्स में भी हम लोग कर सकते हैं। 85% जीनोम मैचिंग जो है वो करवाना होगा। तो अधिकारियों का ये कहना है कि भारतीय स्ट्रेन के जीनोमिक जो सीक्वेंस है उसका 99.85% पश्चिमी अफ्रीका स्ट्रेन के साथ में विश्व स्तर पर जो है वो मिलता है। तो बेसिकली जो अफ्रीका में पाया गया है और इंडिया के अंदर पाया गया है उसका मैचिंग जो है वो 99% तक मैच करता है। सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके मंकी पॉक्स के, तो फीवर इसके अंदर होता है, इसके साथ में इंटेंस हेडेक होता है, लिम्स जो है लिम्स नोड के अंदर स्वेलिंग जो है वो आ जाती है, बैक पेन जो है वो इसके अंदर होता है, चिल्स, एग्जॉशन, रैशेस जो है वो इसके अंदर होते हैं, मसल एक्नेस जो है वो होते हैं और 2-3 वीक तक जो है वो पेशेंट काफी बीमार रहता है। ठीक है, और फैलता कैसे है ये, बाइट्स यानी कि किसी जानवर ने प्राइमरली जो है एनिमल्स वो जो है वो काट लेते हैं, बाइट्स कर देते हैं, स्क्रैच कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ में कंजप्शन ऑफ बुश मीट जो है वो कंज्यूम करने से भी क्या होता है, ये स्प्रेड होता है। ह्यूमन टू ह्यूमन जो है वो भी ट्रांसमिशन इसका पॉसिबल है लेकिन लिमिटेड के अंदर। इसलिए अगर ये जानवरों से फैल रहा है, एनिमल से फैल रहा है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, जूनोटिक डिजीज जो है वो इसको कहेंगे। तो हम लोग मंकी पॉक्स को जूनोटिक डिजीज के अंदर रख सकते हैं। इसलिए प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो है वो जूनोटिक डिजीज नहीं है या कौन कौन से जूनोटिक डिजीज है, तो वहां पर आप लोग इसको क्या कीजिएगा, क्लैरिफाई कीजिएगा, एलिमिनेट कर लीजिएगा आप लोग। तो मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है, ये लीजिए यहां पर भी आ गया है। ठीक है, तो जो कि मिडल अफ्रीका और वेस्टर्न अफ्रीका के जितने भी वर्षा वन है वहां से जो है रेन फॉरेस्ट वहां से फैलना शुरू हुआ है। तो गिलेरी है, गैम्बियन पाउच वाले चूहे हैं, डॉर्मिस हैं, बंदरों की कुछ प्रजातियां जो हैं उनमें संक्रमण का पता चला और फिर वो इंसानों के अंदर फैला, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है वो बहुत कम है। चलिए, तो बेसिकली इंडिया जो है वो इसके लिए एक टास्क फोर्स गठित कर चुका है ताकि जल्द से जल्द इंडिया के अंदर वैक्सीन जो है वो निर्मित की जा सके, चाहे उसके जो जीनोम सीक्वेंस है उसको स्टडी करके करें हम लोग या फिर अदर कोई मेथड हो, लेकिन जल्द से जल्द जो है वो किया जाए। आगे देखिए, आरबीआई लेटेस्ट राउंड ऑफ रेट हाइक एंड हाउ इट विल इंपैक्ट ईएमआईज। रिसेंटली आप लोग को पता है कि रेपो रेट जो है इसमें 550 बेसिस पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है, तो 5.4% जो है रेपो रेट हो चुका है। ठीक है, हाउ एक्सटर्नल फैक्टर विल इंपैक्ट इंडिया, तो रेपो रेट किस तरीके से इंपैक्ट करती है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। 50 बेसिस पॉइंट जो है वो इसके अंदर इंक्रीज हुआ है और 5.4% तक इमीडिएट इफेक्ट जो है वो अब इसका पड़ने वाला है। तो ईएमआईज लोन्स जो है वो काफी महंगे होने वाले हैं। लेकिन रेपो रेट बढ़ती है या कम होती है, इसका असर सीधा सीधा रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट इन पर भी पड़ता है। इसके साथ में एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो बैंक रेट और एमएसएफ जो है वो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, तो आप लोग को पता है। पहले मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर देता हूं व्हाट इज रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये क्या चीज होती है। कम से कम रेपो रेट तो आप लोग क्लियर करके चलिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कराता है और जिस रेट पर करवाता है वो है रेपो रेट। और कमर्शियल बैंक के पास में जो एक्स्ट्रा मनी होती है
वो जब आरबीआई के पास में जाता है तो आरबीआई उस पर रिवर्स रेपो रेट लगाता है। तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होती है, रेपो रेट हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए अब जो है जैसे रेपो रेट ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बैंक को, कमर्शियल बैंक जो है उनको ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, और वो ब्याज किससे वसूला जाएगा, जनता से वसूला जाएगा, और जनता जो है, जनता के पास में पैसा कम हो जाएगा। तो हम लोग सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है उसको कम करने के लिए ही रेपो रेट को इंक्रीज किया गया है, और यही पूरी के पूरा इनकम इस पे जो है इंपैक्ट पड़ेगा। जब आम इंसान की जेब में पैसा कम होगा तो उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, परचेसिंग पावर कम होगी तो उसकी डिमांड भी जो है वो कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन जो है वो भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो बेसिकली ये एक दूसरे से कनेक्ट है। तो आरबीआई गवर्नर ने वित्त वर्ष 2023 के लिए 7.2% की जीडीपी वृद्धि दर को बनाए रखना जो है वो चाहता है, इसीलिए जो है ये सारा किया जा रहा है। और ये कह रहा है कि 2022-23 के लिए जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो 50 बेसिस पॉइंट जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब ये पूरा इसका इफेक्ट जो है मैंने बता दिया है, लेकिन इसको डिसाइड कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इसको डिसाइड करती है। मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली 6 मेंबर्स होते हैं, 3 तो होते हैं आरबीआई के, 3 होते हैं गवर्नमेंट के, वही डिसाइड करते हैं। और निर्मला सीतारमन जो है वो इसकी अध्यक्षता करती है, मतलब वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर सहायक विकास के साथ साथ इन्फ्लेशन को टारगेट के अंदर रखने का सबसे बड़ा ये एक पूरी जिम्मेदारी होती है। इसके साथ में ही वैश्विक बाजारों में अस्थिरता, सीपीआई अप्रैल में अपने उछाल से कम हुआ है, सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, लेकिन असुविधाजनक रूप से उच्च और 6% के लक्ष्य से ऊपर जो है वो बना हुआ है। मुख्य मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ चुका है, मतलब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, और वैश्विक यानी कि जो ग्लोबल मार्केट है में उतार चढ़ाव मुद्रा सहित घरेलू, और आप लोग को ये भी पता होगा कि डॉलर के मुकाबले रुपीज जो है वो काफी डाउनफॉल पर आ चुका है, 81 तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ही बेसिकली ये जितने भी ये वेपन्स हैं वो यूज किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, जिनको हम लोग कहते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इसके साथ में एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर, ये सब जो है वो रेगुलेट किए जाते हैं बाय आरबीआई। तो ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स हैं आरबीआई के द्वारा लिक्विडिटी को मार्केट में कंट्रोल करने के लिए, और इन्फ्लेशन जो है इसको एक लिमिट के अंदर रखने के लिए। इन्फ्लेशन होना जरूरी है, महंगाई होना भी जरूरी है, लेकिन एक लिमिट के अंदर होना वो चाहिए। ठीक है, तो कमोडिटी की कीमतों में कुछ कमी आई और वैश्विक खाद्य कीमतों में नरमी जो है वो आई है। आई थिंक आप लोग इसको समझ चुके होंगे जैसे मैं समझा रहा हूं। एलिवेटेड हाउस होल्ड इन्फ्लेशन, तो वाइल हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन हैज ईज्ड, इट रिमेन्स एट एलिवेटेड लेवल्स। ठीक है, तो मुद्रास्फीति की उम्मीद जो है वो कम हुई है, यहां ऊंचे स्तर पर जो है वो बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो है मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन वो एक ऊंची स्तर पर बनी हुई है। यदि इस बार मानसून, अब देखिए मानसून एनवायरमेंटल इफेक्ट जो है वो भी पड़ते हैं इकोनॉमी के ऊपर, उनमें से एक एग्जांपल यहां पर है कि यदि मानसून सामान्य रहता है तो कच्चे तेल की औसत कीमत $105 प्रति बैरल है, तो 2022-23 में इन्फ्लेशन जो है वो 6.7% रहने का अनुमान है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे एनवायरमेंटल इफेक्ट जो है वो किसके ऊपर आता है, इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। यदि मानसून सामान्य रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई जो है वो नहीं बढ़ेगी, और मानसून कमजोर रहा तो पैदावार जो है, प्रोडक्शन वो कम होगा, लेकिन डिमांड तो बढ़ती जाएगी, डिमांड तो उतनी रहेगी, इसलिए जो प्राइस है वो क्या करेंगे, हाइक करेंगे। तो मंदी के जोखिम के बारे में आईएमएफ का जो मुख्य है यानी कि हाईलाइट जो उसके द्वारा किया गया था, वो कहा गया था कि मंदी जो है वो आ सकती है, इसलिए आरबीआई ने एक ब्लैक स्वान के नाम से एक रिपोर्ट भी जो है वो जारी की थी। ठीक है, तो उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए जोखिम बढ़ गए हैं क्योंकि उनके पास घरेलू मुद्रास्फीति संबंधी चिंताएं हैं और दुनिया भर में मौद्रिक जो है कसने का प्रभाव होगा। ठीक है, तो मॉनेटरी टाइटनिंग जो है उसका वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट जो है वो देखा जाएगा, लेकिन भारत के अंदर क्या इंपैक्ट है, उच्च मुद्रास्फीति और अस्थिर वित्तीय बाजार, वैश्विक आर्थिक स्थिति से भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। हम उच्च मुद्रास्फीति से जूझ रहे हैं और वित्तीय बाजार अस्थिर रहे हैं। आप लोग को पता है कच्चे तेल की कीमतें जो है वो किस तरीके से उतार चढ़ाव पर है। हम लोग जब रशिया से तेल को इंपोर्ट करते हैं, यूएसए के पेट में दर्द हो जाता है ना। तो ये जो है वो पूरी ग्लोबली जो इकोनॉमी है इसको काफी इंपैक्ट कर रहा है। तो इसलिए भारत को ये जरूरी है कि वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके इन्फ्लेशन जो है इसको कंट्रोल करे। ठीक है, क्योंकि जो वित्तीय बाजार है ग्लोबली वो पूरे के पूरे अनस्टेबल जो है वो हो चुके हैं। ठीक है,
लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग इंस्टा पर जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी नोट्स आपको चाहिए, मुझे इंस्टा पर बताइए, दीपक इंदौरा 021। इसके साथ में ही टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। यहां पर आप लोग को लेक्चर की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। स्टडी ग्लोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और आपके लिए नेक्स्ट सेशन जल्दी ही आएगा। थोड़ा सा हम लोग डिले चल रहे हैं, लेकिन घबराइए मत, बहुत अच्छा करेंगे। जो भी करेंगे मस्त करेंगे, बिल्कुल ठीक है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।